गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए फिजिकल केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स, जिसके पार्ट नंबर 10 तक हमने कर लिया। आज पार्ट नंबर 11 की हम बात करने जा रहे हैं। हम कर रहे थे रासायनिक बलगतिकी से संबंधित जो सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों की हम बात कर रहे थे। तो हमारा जो सिद्धांत चल रहा था वो इस प्रकार था: संक्रमण अवस्था या परम वेग का सिद्धांत। परम वेग का सिद्धांत कुछ चर्चा हुई थी सिद्धांतों से संबंधित। ये एक आधुनिक सिद्धांत है जिसे मार्सिलियन ने दिया था और उसके बाद में इस सिद्धांत को आयरिंग व पोलिनी ने इसको विकसित किया। और एक संक्रमण अवस्था या साम्य परिकल्पना से संबंधित ये सिद्धांत है। साम्य अवस्था का मतलब ये होता है कि कुछ बॉन्ड बन रहे होते हैं और कुछ टूट रहे होते हैं। एक ऐसी अवस्था जहाँ पर कुछ बंध बने होंगे, कुछ टूट रहे होंगे, उस अवस्था को संक्रमण अवस्था कहा जाएगा। या फिर अपने ऐसे कह सकते हैं कि एक उच्चतम ऊर्जा का जो स्तर होता है उसे संक्रमण अवस्था कहते हैं। क्योंकि हम जब ये डायग्राम बनाते तो उसमें ये जो स्थिति होती है उसको ट्रांजिशन स्टेट या सक्रियता संकुल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर रिएक्टेंट और यहाँ प्रोडक्ट होते हैं। तो एक उच्चतम ऊर्जा का जो स्तर होता है उसे ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है। इस पर कुछ चर्चा हुई थी हमारी। हमने ये भी बात की थी कि जब हम H2 या Cl की विक्रिया करवाएं तो कुछ टाइम बाद में H और Cl आपस में बंध बना लेते हैं और H बाहर निकल जाता है। तो उसके बाद में आगे हम चर्चा करते हैं इससे संबंधित। जैसे हमारे पास ये H और H था और ये Cl आपस में रिएक्शन करते हैं और यहाँ पर धीरे धीरे ये H बॉन्ड टूटता जाता है और Cl के साथ बनता जाता है। इसे ट्रांजिशन स्टेट नाम दे देते हैं और H और Cl के बीच में बंध बन जाता है और H बाहर निकल जाता है। तो सबसे पहले एक सामान्य अभिक्रिया की बात करें। एक सामान्य अभिक्रिया की बात करें हम यहाँ एक सामान्य अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ पर A प्लस B ये क्या है? रिएक्टेंट है। A प्लस B क्या है? रिएक्टेंट है। और ये किस में चेंज हो गया? सक्रियता संकुल में चेंज हो गया। सक्रियता संकुल में चेंज हो गया। तो अभिक्रिया वेग बराबर सक्रियता संकुल अभिक्रिया वेग बराबर सक्रियता संकुल और सक्रियता संकुल अभिक्रिया वेग जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? सक्रिय संकुल इंटू में सक्रिय संकुल के विघटन की आवृत्ति के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाएगा अभिक्रिया वेग। अब A के लिए अभिक्रिया वेग ज्ञात करें अपने, तो ये लिख सकते हैं हमने -dA/dt और सक्रिय संकुल को क्या लिख सकते हैं? AB* और इंटू में सक्रियता संकुल की आवृत्ति, सक्रियता संकुल की आवृत्ति। ये हमने कौन सी रिएक्शन बनाई है? एक सक्रिय संकुल बनने की रिएक्शन
बनाई हमने। सक्रिय संकुल बनने का जो अभिक्रिया वेग है उसकी बात करें हम, और सक्रियत संकुल की सांद्रता को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। ये सक्रिय संकुल बन रहा है, इसकी सांद्रता को लिखेंगे तो K स्टार बराबर ये A प्रोडक्ट की फॉर्म हो जाएगी और नीचे A और B ये बन जाएगा। इस सक्रिय संकुल को ज्ञात करना है तो इस AB स्टार को इधर ले आएंगे हम और बराबर क्या आ जाएगा, K स्टार A और B ये आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। K स्टार यहाँ पर क्या है, सक्रियत संकुल बनने का साम्य स्थिरांक। सक्रियत संकुल बनने का साम्य स्थिरांक। सक्रियत संकुल बनने का साम्य स्थिरांक है। अब हमें क्या करना है, सक्रियत संकुल के विघटन की आवृत्ति ज्ञात करनी है। तो यहाँ हम ऐसा लिख सकते हैं, सक्रियत संकुल के विघटन की आवृत्ति तो न्यू बराबर KT/H ये हो जाएगी आवृत्ति। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। या तो हम कहें इक्वेशन 1 और 2 और 3 से, या फिर हम अपने क्या करते हैं, पहले इसका मान यहाँ रख लेते हैं। तो अपने ऐसे कर लेते हैं कि इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से AB स्टार व इक्वेशन 3 से न्यू का मान रखने पर तो ये मान रखेंगे तो -dA/dt बराबर AB की जगह ये लिख देंगे K स्टार A और B, ठीक है। और सक्रिय संकुल के विघटन की आवृत्ति की जगह क्या रख देंगे, KT/H। ये इक्वेशन आ जाएगी किसकी, सक्रिय संकुल बनने की। अब हम एक नॉर्मल अभिक्रिया की बात करें या प्रायोगिक वेग समीकरण की बात करें हम, तो किसी अभिक्रिया के लिए प्रायोगिक वेग समीकरण, जैसे कोई भी A अभिक्रिया है उसके लिए dA/dt बराबर KA और B। ये इक्वेशन नंबर 4 और ये क्या कर लें, इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन 4 व 5 से तो इस और इस इक्वेशन की बात करें तो KA B बराबर K स्टार A B इंटू में KT/H, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा तो K बराबर K स्टार KT/H और K जो होता है वो बराबर होता है R/N के। तो ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो K बराबर K स्टार RTNH ये आ जाएगी
परम वेग सिद्धांत की अभिक्रिया, परम वेग सिद्धांत की समीकरण। ये था हमारा परम वेग का सिद्धांत, जिसको संक्रमण अवस्था या सक्रियत संकुल बनने पर आधारित सिद्धांत, जिसको हमने परम वेग का सिद्धांत कहा, जिसके अंदर कोई भी रिएक्टेंट होते हैं वो धीरे धीरे बंध बनाते जाते हैं और कुछ बंध धीरे धीरे टूटते जाते हैं। तो एक सामान्य अभिक्रिया सक्रिय संकुल की बात की हमने। अभिक्रिया वेग सक्रिय संकुल इंटू में सक्रिय संकुल के विघटन की आवृत्ति के बराबर। सक्रिय संकुल के लिए अभिक्रिया वेग को -dA/dt AB स्टार और सक्रिय संकुल की आवृत्ति। सक्रिय संकुल को सांद्रता के फॉर्म में लिखेंगे, तो क्योंकि हमें AB स्टार की वैल्यू ज्ञात करनी है तो इधर K स्टार AB आ जाएगा। सक्रिय संकुल की आवृत्ति न्यू बराबर KT/H के बराबर हो गई। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो उसके बाद ये इक्वेशन आ जाएगी। किसी भी क्रिया के लिए प्रायोगिक वेग समीकरण -dA/dt के AB और इस इक्वेशन की तुलना करेंगे तो AB से AB कैंसिल, K बराबर K स्टार KT/H और K बराबर क्या होता है R/N, तो K बराबर K स्टार RT/NH। ये परम वेग सिद्धांत की समीकरण है। उसके बाद में इस चैप्टर से संबंधित केमिकल काइनेटिक्स जो हमारा चैप्टर है उससे संबंधित ये एक ही लास्ट टॉपिक और बचा है जो अभी करेंगे अपने आपके जैसे BSc B.Ed सेकेंड ईयर वाले हैं, इंटीग्रेटेड वाले हैं, उनके तो एक A पार्ट तो दे रखा है केमिकल काइनेटिक्स और B पार्ट में दे रखा है कैटालिस्ट, 2 पार्ट बनाकर दे रखे हैं। लेकिन जो BSc फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनके भी कैटालिस्ट दे रखा है, एक माइकेलिस मेलिनियस ऐसे करके नियम भी है और कैटालिस्ट वाला टॉपिक भी दे रखा है। तो BSc फर्स्ट ईयर के बच्चे उनको तो इस चैप्टर के साथ में दे रखी है वो चीज़, और जो BSc B.Ed सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनको B पार्ट अलग से दिया हुआ है। तो मैं इसी के साथ हम लगातार चलते रहेंगे। एक साथ ही मैं आपको नोट्स की PDF भी भेज दूँगी, आप वहाँ से कर लेना, और मैं यहाँ इसी के साथ ही समझा दूँगी क्योंकि वो छोटा सा पार्ट है, 1 या 1.5 क्लास का टॉपिक है, 1 या 1.5 वीडियो का टॉपिक है। ज़्यादा लंबा करे तो 2 का हो जाएगा, बस इतना ही है। तो हम इसी के साथ ही कर लेंगे। पहले हम इस चैप्टर से संबंधित जो लास्ट टॉपिक बचा है हमारा उस पर चर्चा कर लेते हैं। साम्य स्थिरांक व ऊष्मागतिकीय साम्य स्थिरांक व ऊष्मागतिकीय पहलू पर आधारित एक छोटा सा टॉपिक है, कोई खास टॉपिक नहीं है, वैसे नॉर्मल सा टॉपिक है, कर ही लेते हैं। साम्य स्थिरांक व ऊष्मागतिकीय पहलू पर आधारित एक वेग स्थिरांक का व्यंजक, आधारित वेग स्थिरांक का व्यंजक, वेग स्थिरांक का व्यंजक। अब देखिए ऊष्मागतिकी में मुक्त ऊर्जा और साम्य स्थिरांक में जो संबंध होता है उसकी हम बात करें तो ऊष्मागतिकी व साम्य स्थिरांक में निम्न संबंध होता है। इस संबंध को हम इस प्रकार लिखते हैं, डेल्टा G स्टार बराबर -RT ln K, और K को भी हम स्टार से शो कर सकते हैं। ये संबंध होता है ऊष्मागतिकी के अंदर। ये गिब्स मुक्त ऊर्जा होती है या मुक्त ऊर्जा एंथैल्पी कह सकते हैं अपने, ठीक है, और साम्य स्थिरांक को K से शो किया जाता है, तो ये संबंध होता है। फिर हम मुक्त ऊर्जा या गिब्स मुक्त ऊर्जा
व एंथैल्पी व एंट्रोपी में संबंध, ठीक है। तो इसमें देखिए डेल्टा जी स्टार बराबर डेल्टा एच बी स्टार माइनस टी डेल्टा एस स्टार, ये संबंध होता है। इसको इक्वेशन 2 से डिनोट कर सकते हैं। तो ऊष्मागतिकी और साम्य स्थिरांक में तो डेल्टा जी स्टार माइनस आर टी लेन के ये संबंध होता है। और जो गिब्स मुक्त ऊर्जा होती है और एंथैल्पी होती है और एंट्रोपी होती है उसके अंदर ये संबंध होता है, जिसको डेल्टा जी स्टार डेल्टा एच स्टार माइनस टी डेल्टा एस से शो किया जाता है। हम अब इक्वेशन 1 लें और इक्वेशन 1 के अंदर संबंध देखें। तो इक्वेशन 1 से हम क्या करें, लेन के स्टार ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी स्टार अपोन में आर टी, ठीक है, माइनस। और अगर माइनस का साइन हटा दें, लेन हटा दें, तो ये क्या बन जाएगा, के स्टार बराबर ई माइनस डेल्टा जी अपोन में आर टी, ई की पावर बन जाएगी ना एक प्रकार से। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब हम इक्वेशन 1 और 2 की बात करते हैं। यहाँ डेल्टा जी स्टार है और ये डेल्टा जी स्टार का मान है, तो के स्टार बराबर ई माइनस डेल्टा जी की जगह डेल्टा एच स्टार माइनस टी डेल्टा एस स्टार अपोन में आर टी। तो के स्टार बराबर ई माइनस डेल्टा एच स्टार अपोन में आर टी, और यहाँ पर टी से टी कैंसिल हो जाएगा तो अलग अलग लिखेंगे, तो माइनस डेल्टा एस अपोन में आर, ऐसा लिख सकते हैं अपने। और अब यहाँ पर अपने क्या करते हैं, माइनस का साइन नहीं लगाते, इसकी जगह ऐसे लगाते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं अपने। तो ई डेल्टा एस अपोन में आर, ये आ जाएगा के का मान, ठीक है। फिर यहाँ पर डेल्टा एच जो है वो किसको शो कर रही है, डेल्टा एच स्टार किसको शो कर रही है, मोलर एंथैल्पी को शो कर रहे हैं। और डेल्टा एच स्टार है वो मोलर एंट्रोपी को शो कर रहे हैं, अब हमने क्या किया, इसके अकॉर्डिंग एक परम वेग सिद्धांत पढ़ा था अभी हमने। तो परम वेग के सिद्धांत के अनुसार, तो परम वेग सिद्धांत के अनुसार हमने के स्टार बराबर के और आर टी अपोन में एन एच, ये इक्वेशन निकाली थी हमने। यहाँ पर के है और ये के स्टार है, ऐसा भी इक्वेशन निकाल के आए हम। ये के स्टार है और ये भी क्या है, के स्टार है। तो हम इस मान को वहाँ रखेंगे, तो के बराबर आर टी अपोन में एन एच, ये तो आगे ले लें और के स्टार की जगह ये रख दें, ई माइनस डेल्टा एच स्टार अपोन में आर टी, और ई डेल्टा एस स्टार अपोन में आर, ये इक्वेशन आ जाएगी इसके अकॉर्डिंग। फिर अपने क्या करें, इस इक्वेशन को इस प्रकार हमने प्राप्त किया। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई, ये 5 आ गई और ये इक्वेशन नंबर 6 आ गई। अब हम क्या करें, इस इक्वेशन का लॉग ले लें। तो लॉग लेंगे तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग के बराबर आर टी एन एच प्लस में डेल्टा एस अपोन में आर और माइनस डेल्टा एच अपोन में आर टी, ऐसे भी लिख सकते हैं। इक्वेशन को लॉग लेंगे तो लॉग की फॉर्म में हम इस प्रकार इसको लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट बंद और यहाँ भी लॉग लग जाएगा, तो ये इक्वेशन आ जाएगी इसके अकॉर्डिंग। ये जो
इक्वेशन 7 आई है वो साम्य स्थिरांक व ऊष्मागतिकीय पहलू के अंदर संबंध स्थापित करती है। जो इक्वेशन 6 हमने प्राप्त की थी उस इक्वेशन 6 की तुलना हम एक इक्वेशन लेते हैं जो हमने पीछे निकाली थी, k बराबर पी जेड ई माइनस ई अपॉन में आर टी। ये इक्वेशन निकाली थी हमने, आरएनएस की इक्वेशन थी। और उसके बाद में आगे वाला जो सिद्धांत था उसके अकॉर्डिंग हमने इस इक्वेशन को निकाला था। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन की क्या करेंगे, तुलना करें तो रो जेड ई माइनस ई अपॉन में आर टी और बराबर ये रख दें आर टी एन एच और ई डेल्टा एच स्टार अपॉन में आर टी और ई डेल्टा एच स्टार अपॉन में आर। तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगी, ये और डेल्टा एच का मतलब एक ही है, तो पी जेड बराबर क्या आ जाएगा आर टी एन एच और ई डेल्टा एच स्टार अपॉन में आर। ये इक्वेशन आ जाएगी इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो Z है, R है, N है, H ये सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं और P जो है वो प्रायिकता कारक होता है। और स्कीरन एंट्रोपी डेल्टा एच से क्या होता है, सीधा संबंध होता है। तो ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, साम्य स्थिरांक व ऊष्मागतिकीय पहलू पर आधारित वेग स्थिरांक का व्यंजक। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक तो पूरा हो जाता है। उसके बाद में इसी का जो सेकंड टॉपिक आता है जिसको बोला जाता है कैटालिसिस। अब बीएससी बीएड जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनके तो बी पार्ट से दे रखा है और अन्यथा इसको सीधा ही दिया हुआ है कैटालिसिस, या फिर बोला जाता है उत्प्रेरण। क्या बोला जाता है, उत्प्रेरण। अब हम इसकी बात करते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको अभिक्रिया मिश्रण में हम डाल देते हैं और डालने के बाद में वो अभिक्रिया को फास्ट कर देते हैं, जल्दी संपन्न करवा देते हैं। ऐसे जो पदार्थ होते हैं वो उत्प्रेरक होते हैं और जिनकी सहायता से जो रिएक्शन फास्ट होती है उस सारे प्रक्रम को बोला जाता है उत्प्रेरण। तो उत्प्रेरक जो खुद अभिक्रिया में अपरिवर्तित रहता है, खुद बदलता नहीं है, लेकिन अभिक्रिया को फास्ट कर देता है, वो होते हैं उत्प्रेरक और उस पूरे प्रक्रम को बोला जाता है उत्प्रेरण। फिर उसके बाद में उत्प्रेरकीय अभिक्रियाओं के लक्षण। उत्प्रेरकीय अभिक्रियाओं के लक्षण, कुछ लक्षण हैं जिनके द्वारा इन अभिक्रियाओं को देखा जा सकता है। पहला है उत्प्रेरक का अपरिवर्तित रहना। उत्प्रेरक का अपरिवर्तित रहना। उत्प्रेरक जो होता है वो अभिक्रियाओं में भाग लेता है लेकिन अपरिवर्तित रहता है, उत्पाद के साथ हमें वापिस प्राप्त हो जाता है। उत्प्रेरक जो होता है वो उसकी अवस्था बदल सकती है लेकिन उसका जो संगठन जैसा है वैसा ही रहता है। तो जितनी मात्रा है वो उतनी ही रहती है। तो भौतिक अवस्था परिवर्तित हो सकती है उत्प्रेरक की, लेकिन वैसे उत्प्रेरक अपरिवर्तित रहता में इसका संगठन और मात्रा नहीं बदलती। जैसे हमारे पास
KClO3 उत्प्रेरक की अभिक्रियाएं करवाएं तो यहाँ पर उत्प्रेरक काम में ले रहे हैं MnO2, ये KCl और प्लस ऑक्सीजन में चेंज हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में जब MnO2 हम लेते हैं तो दानेदार फॉर्म में होता है, लेकिन बाद में ये चूर्णित अवस्था में बदल जाता है, लेकिन कभी भी इसकी संगठन और मात्रा नहीं बदलती। दूसरा, उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता। उत्प्रेरक जो है उनकी बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, हमें थोड़ी सी मात्रा डालने पर ही वो उत्प्रेरक की अभिक्रियाओं को कर देते हैं। जैसे H2O2 और प्लेटिनम उत्प्रेरक को डाल दिया जाए तो ये H2O प्लस O2 में चेंज हो जाते हैं। तो सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, कुछ ग्राम ही मात्रा इसके अंदर डालनी पड़ती है और उत्प्रेरक की अभिक्रियाओं को कर देते हैं। इसके अलावा सुक्रोज का जल अपघटन किया जाता है, C12H22 और O11, इसका जल अपघटन भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाया जाता है। इनवर्टेज एंजाइम की उपस्थिति काम में ली जाती है। C6H12O6 और C6H12O6 में कन्वर्ट हो जाता है, इसको नाम दिया जाता है ग्लूकोज, और ये क्या होता है फ्रक्टोज। और सुक्रोज, तो शर्करा का प्रतिपन या जल अपघटन करवाया जाए तो उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता। तीसरी, उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता। उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता। तो कोई भी अभिक्रिया होती है उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऐसे ही संपन्न नहीं होती। अगर कोई अभिक्रिया प्रारंभ ही नहीं हुई है तो उत्प्रेरक डाल तो अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती। लेकिन उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया प्रारंभ होने के बाद में उत्प्रेरक को डाल दो, उसके बाद में अभिक्रिया जल्दी संपन्न हो जाती है। तो ये कैटालिस्ट वाला चैप्टर है, उसके भी नोट्स मैं PDF में भेज रही हूँ आपके पास में। तो आपके जितने टॉपिक लगते हैं उतने ही कर लेना, वो नोट्स कुछ एक्स्ट्रा ही है, आप देख लेना। 1-2 टॉपिक आपके लगता नहीं है वो मत करना, तो आप देख लेना, चेक कर लेना। तो उत्प्रेरक की अभिक्रियाओं को प्रारंभ नहीं करता उत्प्रेरक, सिर्फ उत्प्रेरक अभिक्रिया जो प्रारंभ हो चुकी है उसके अंदर ही डालते हैं, तभी उत्प्रेरक कार्य करता है। फिर अगला आता है उत्प्रेरकों में विशिष्टता। यानी कि प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक निश्चित प्रकार का उत्प्रेरक काम में लिया जाता है। जैसे सुक्रोज का जल अपघटन करवा रहे हैं तो हम इनवर्टेज एंजाइम को काम में ले रहे हैं। तो यहाँ पर अगर माल्टेज एंजाइम काम में लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक अभिक्रिया का उत्प्रेरक डिसाइड होता है और प्रत्येक अभिक्रिया का उत्प्रेरक फिक्स होता है। उसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाएंगे तभी अभिक्रिया संपन्न हो सकती है। उसके बाद में साम्य स्थापित होने के बाद उत्प्रेरक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
अगर साम्य स्थापित हो गया है, साम्य अवस्था आ गई है, उसके बाद में उत्प्रेरक डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उससे पहले उत्प्रेरक की अभिक्रियाएं फास्ट हो सकती हैं। उत्प्रेरक